Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. I am Sundar Singh Jadon, science teacher, Kuhu International online platform. You are most welcome in this video. Previous video we were reading structure of stomata and types of nutrition. Nutrition are two types, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic we will ऑब्जर्व completely, इसके बारे में हम पढ़ेंगे भी, एंड वी हैव कंप्लीट, और हम इसको थोड़ा कंप्लीट कर भी चुके हैं. वी हैव कंप्लीट दिस टॉपिक. ऑटोट्रॉपिक जो टॉपिक है कल हमने इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया. देन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. देन स्टेप फॉर फोटोसिंथेसिस, ये क्वेश्चन भी आपने कल देखा. केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसके बारे में भी आपको मैंने बताया. स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, यानी टीनी स्पोर्स या टीनी पोर्स हैव लीव्स. पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं. दिस स्पोर या दिस टीनी पोर इज कॉल्ड स्टोमेटा. पत्ती की जो सरफेस होती है उन सरफेस पर क्या है, जैसे मैं आपको दिखाऊं. कल आपने ये पढ़ा था, ये ठीक है. लास्ट टॉपिक आपने देखा था ये रंध्र, यानी ये है ओपन स्टोमेटा एंड ये है क्लोज स्टोमेटा. कल आपने इसको देखा था विद डायग्राम. ये कैसा है, ओपन स्टोमेटा और ये है क्लोज. क्लोज स्टोमेटा. ये खुले रंध्र हैं और ये बंद रंध्र हैं. खुले रंध्र और बंद में क्या अंतर है देखिएगा. जब ये खुला है, खुले का मतलब क्या, इसका जो प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर, इसका टर्गर जो प्रेशर होता है, यानी ये जो को सेल्स होती हैं, इन सेल्स का जो पानी है वो इसमें चला जाता है. वाटर फ्लो इन गार्ड सेल. जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है तो ये जो रंध्र है ओपन हो जाता है, ठीक है. और जब इन गार्ड सेल का पानी वापस चल जाता है तो ये क्लोज हो जाते हैं, ठीक है. तो दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, रात्रि को बंद हो जाते हैं. क्यों? इसी से हम एक क्वेश्चन का स्टडी करेंगे कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, या हम कहेंगे सनलाइट, यानी डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे रियल में ऐसा होता है कि सनलाइट, एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन दैट सनलाइट इज रिक्वायरमेंट या एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. तो एक एक्सपेरिमेंट में हम उसको देखेंगे. तो आपने स्टोमेटा कंप्लीट कर लिया होगा. इसके अंदर पढ़ना क्या होता है ये भी आपने कर लिया होगा. देखो बेटा, ये जो आपने कल छोड़ा था यहीं से, तो ये आपने कल क्लियर कर लिया था कि इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है. आपको लेना है बेटा इसमें कहाँ से, विच आर टीनीस और स्टोमेटा, यानी हमें यहाँ से अध्ययन करना है. वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा विच आर टीनी पोर प्रेजेंट ऑन दिस सरफेस ऑफ द लिप्स, यानी यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक स्टडी करनी थी. एंड इसमें एक क्वेश्चन आपको और ऐड करना था. वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा. वो क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा. रंध्र के कार्य क्या है, फंक्शंस क्या है. नंबर 1, फंक्स का, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेज बाय स्टोमेटा, रंध्रों के द्वारा गैस का एक्सचेंज होता है। नंबर 1 बात करूं मैं, यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, देन CO2 ट्रांसपोर्ट या CO2 इनसाइड बाई स्टोमेटा इन लीव्स, पत्तियों के अंदर स्टोमेटा के द्वारा जो CO2 है वो कहां तक पहुंचती है, क्लोरोप्लास्ट तक। तो CO2 ट्रांसपोर्ट करना, CO2 ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर टू क्लोरोप्लास्ट, एटमॉस्फेयर टू क्लोरोप्लास्ट, यानी वायुमंडल से, वातावरण से लेकर हरित लवक तक CO2 का पहुंचना वाई किसके, स्टोमेटा के द्वारा। CO2 ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर टू क्लोरोप्लास्ट वाई स्टोमेटा, ठीक है। देन सेकंड, O2 इज ट्रांसपोर्ट लीव टू एटमॉस्फेयर बाई स्टोमेटा, या हम कह सकते हैं कॉमनली एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 वाई स्टोमेटा। हम ये भी कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 वाई स्टोमेटा, स्टोमेटा के द्वारा O2 CO2 का एक्सचेंज हो सकता है, होता है, या हम कह सकते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बाई स्टोमेटा, ठीक है। तो फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा भी आप इसमें याद रखना है। देन नेक्स्ट, देखिए बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक गमले में लगा पौधा आपको दिख रहा है, देखो क्या है, यानी दिस पोटेड प्लांट, गमले में लगा हुआ पौधा है, ठीक है। अब मैं आपको इस डायग्राम में बताता हूं, देखो बेटा, ये पॉट है, पॉट कहते हैं गमला, ये प्लांट है, और ये बेल जार है, जो ढका हुआ ढक्कन होता है इसको कहते हैं बेल जार, ठीक है। इसके अंदर यदि आप देखें वही सेम, लेकिन इसके अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा हूं, सनलाइट इज एसेंशियल sunlight is essential for photosynthesis, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट आवश्यक है। इसको जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। देखो बेटा, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए है, हम ऐसा क्वेश्चन वैसे रेयर कंडीशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम साइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसी जानकारी हमें होनी चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट जब आप 11th-12th में पढ़ोगे बेटा, तो बायो प्रैक्टिकल जो होते हैं उन प्रैक्टिकल्स में से क्वेश्चंस आते हैं, हमको करने भी पड़ते हैं। कहाँ? बायो लैब के अंदर।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन है सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है? यस या नो में हमें जवाब देना है। तो आंसर देखिएगा। हमने दो सेम पॉटेड प्लांट लिए, यानी मैं ये कहूंगा टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट। हमने दो स्वस्थ गमले में लगे हुए पौधे लिए। वी टेक हेल्दी पॉटेड प्लांट विच नियरली द सेम साइज, विच नियरली द सेम साइज, दोनों को बराबर पौधे लिए, लगभग लगभग बराबर होने चाहिए। पॉटेड प्लांट मीन्स गमले में लगा हुआ। देन देखिएगा, एक एक स्टेप देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, वी टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। गमले में लगे हुए दो पादप जिनकी साइज लगभग बराबर हो। कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3 days। अब ये जो गमले में लगे पौधे हैं, इनको 3 दिन हम किस में रखते हैं? अंधेरे में रखते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर करता हूं। देखो, सबसे पहले हमने पॉटेड प्लांट लिया, गमले में लगा हुआ पौधा। 2 गमले हैं, दोनों में पौधे हैं। एक पौधे में गमले के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों रखा, बता देता हूं। कि इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गमले के अंदर, क्योंकि ये जो फोटोसिंथेसिस करेगा, क्योंकि कांच का बना हुआ है बेलजार, ढक्कन किसका है? कांच का। तो जो सनलाइट है, सनलाइट कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो इजीली यानी एक तरह से वो ट्रांसपेरेंट होने के कारण जो सनलाइट है, व्हेन द रे ऑफ लाइट पासिंग टू ग्लास को पार कर जाती है आसानी से, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो यही फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस करेगा तो यहाँ CO2 काम में भी आती है। लेकिन क्या करें, यहां पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया तो सनलाइट तो इसमें आ सकती है, लेकिन CO2 नहीं आएगी। अब क्या करें, CO2 को ये पूरी को एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है ताकि CO2 पूरी इसमें ऑब्जर्व हो जाए, और हम इसमें फिर देखेंगे कि स्टार्च या ग्लूकोज बन रहा है या नहीं बन रहा, वो हम जांच करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने जो गमले में लगा प्लांट लिया, और इस प्लांट को लगभग 3 days 3 दिन, यानी हमें अंधेरे कमरे में रखना है लगभग 72 आवर्स। कीप देम इन डार्क रूम फॉर 3 days। 3 दिन हमें अंधेरे कमरे में रखना है। नाउ प्लेस इज प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। और दोनों प्लांटों को सेपरेट ग्लास से इनको रखना है। प्लेस इज ए वॉच ग्लास कॉन्टेन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। एक साइड का जो पॉटेड है प्लांट, इसके साथ हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ताकि ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें रखा हुआ है, ये इसमें से CO2 को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, क्या कर ले? CO2 को एब्जॉर्ब। CO2 को एब्जॉर्ब कौन कर ले? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कवर बोथ प्लांट विथ सेपरेट वेल जार एज शोन इज फिगर। अब ये जो वेल जार लगा हुआ है, इसको कंप्लीट यहां वैसलीन लगा करके इसको बिल्कुल ऐसा एयर टाइट कर देंगे, ताकि इसमें एयर कहीं से भी नहीं जा सके। पूरा पैक कर देना है इसको। ठीक है। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज एयर टाइट।
यानी इसको एयर टाइट करने के लिए हम वैसलीन का यूज करेंगे। ये जो जार है, बेल जार या जार, इस जार को रखने के बाद यहाँ कंप्लीट वैसलीन लगाकर इसको क्या एयर टाइट कर देंगे। कीप द प्लांट इन सनलाइट अबाउट 2 आवर। अब 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद इसको 2 घंटे हम 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद 3D आपने डार्क रूम में रखा। अब 3 दिन बाद इसको हम 2 घंटे किस में रखेंगे? सनलाइट में, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिएगा, कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर। 2 घंटे इनको हम धूप में रखते हैं, सूर्य की लाइट में रखते हैं। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। अब प्रत्येक प्लांट से पत्ती तोड़ते हैं, प्लक करते हैं। प्लक ए लीफ, पत्ती तोड़ते हैं, फ्रॉम ईच प्लांट, प्रत्येक प्लांट से। एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, और उसमें स्टार्च की प्रेजेंस की जांच करते हैं, चेक करते हैं कि उसमें स्टार्च है या नहीं। एज इन द अबव एक्टिविटी। तो यहां हम दोनों में से लीफ को तोड़ करके, प्लग करके, और यहां स्टार्च की जांच करते हैं। डू बोथ द लीव शो द प्रेजेंस ऑफ द सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च। क्या दोनों पत्तियों में स्टार्च समान मात्रा में होगा? नहीं होगा। दोनों पत्तियों में, क्यों? क्योंकि एक में CO2 को कंप्लीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो CO2 कंप्लीट ऑब्जर्व कर लिया तो वो तो बिल्कुल फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा। सनलाइट तो है लेकिन CO2 नहीं है। व्हाट कैन यू कंक्लूड बाय दिस एक्टिविटी। तो इस कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हो जाने पर इसमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए, बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटीज परफॉर्म अबव, हमने जो एक्टिविटी दोनों की थी, एक्टिविटी कैन वी डिजाइन एज एक्सपेरिमेंट टू डिमोन्स्ट्रेट एट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए सनलाइट आवश्यक है। देखिए, तो we can we design experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis। can we design, हम एक तरह से चिन्हित कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के द्वारा, टू डिमोन्स्ट्रेशन, डिमोन्स्ट्रेशन कहते हैं प्रदर्शन को जो हम करते हैं, दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट आवश्यक है। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement। तो देखिएगा, और हम बात करते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक होती हैं, ऑटोट्रॉपिक जो स्वयपोषी जो अपना भोजन बनाते हैं, इनको भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। बट दे आल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल, इनको कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस, पानी का भी यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। इज टेकन अप टू द सोइल, जिसको मिट्टी से प्राप्त करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या, पानी कहां से आता है? मिट्टी से। ठीक है, तो वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सोइल बाय द रूट इन द टेरिस्ट्रियल प्लांट। कि जो स्थलीय पादप है, टेरिस्ट्रियल मतलब जो मिट्टी में उगते हैं, स्थलीय प्लांट होते हैं वो टेरिस्ट्रियल कहलाते हैं। जो पानी में होते हैं वो एक्वेटिक प्लांट होते हैं। एक्वेटिक प्लांट पानी में, वाटर प्लांट कहलाते हैं। टेरिस्ट्रियल जो इस मिट्टी के अंदर होते हैं, जैसे हमारे नीम, आम, जो बबूल है, ये सब टेरिस्ट्रियल प्लांट है। अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सोइल। बाकी अदर जो मटेरियल है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, इनको मिट्टी से प्राप्त करते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन
एंड अदर कंपाउंड्स। अब नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो प्लांट को आवश्यक है, लेकिन इसका यूज कोई भी प्लांट डायरेक्ट नहीं करता, उसके कंपाउंड के रूप में करता है, यानी द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड्स के रूप में उसको यूज करता है। देखिएगा, देखिए, टेकन अप द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट। तो वो जो नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन एलिमेंट का डायरेक्ट यूज कोई भी प्लांट नहीं कर सकता, यानी इट डज नॉट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस बाय द प्लांट। किसी भी प्लांट के द्वारा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उसके कंपाउंड के रूप में काम आता है। तो द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्राइट और इट टेकन up as organic compounds which have been prepared by bacteria from atmosphere nitrogen। और इस तरह क्या है कि ये जो नाइट्रोजन है एक तरह से बैक्टीरिया के द्वारा भी इसका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो भी प्रोसेस चलता रहता है। तो ये बात हमने कल भी की थी और आज भी कर रहे हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, सेकंड जो था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, क्योंकि जो न्यूट्रिशन पढ़ा था, न्यूट्रिशन के दो प्रकार थे। न्यूट्रिशन, ठीक है, एक था ऑटोट्रॉपिक और दूसरा था हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हम किसकी बात करते हैं? हेटेरोट्रॉपिक की। हेटेरोट्रॉपिक जो मतलब यानी हेटेरोट्रॉफिक दोज ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑटोट्रॉपिक। ये जो हेटेरोट्रॉपिक होती है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑटोट्रॉपिक पर डिपेंड होते हैं ऑन देयर फूड, अपने भोजन के लिए, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। तो यहां पर देखो मैं बात करूं, इच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्ट इट्स इन्वायरमेंट। प्रत्येक जीव अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है। इन्वायरमेंट जैसा होता है ऐसे उसमें अडेप्टेशन हो जाते हैं। इच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव, इज अडेप्ट ऑफ इट्स इन्वायरमेंट, पर्यावरण के हिसाब से वो क्या है, अनुकूलित हो जाते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन द टाइप एंड अवेलेबल ऑफ फूड मटेरियल। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रारूप के आधार पर, डिपेंड अलग अलग विभिन्नता है, ऑन द टाइप भोजन के आधार पर, अवेलेबल ऑफ फूड मटेरियल एज वेल। तो देखो भोजन की उपलब्धता के आधार पर, फूड मटेरियल के आधार पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी यदि हम देखें रिक्वायरमेंट वो डिफरेंट होती है। ठीक है, एज हाउ इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म, और ये विभिन्न तरीके से यानी वेरियस टाइप से ये प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज लेटरली मतलब अचल, जो चलायमान, मोटिव नहीं है, मोटिव मतलब होता है गतिशील, मोबाइल। ये है स्टेनरी मतलब स्टेबल, जैसे ग्रास। वेदर हाउ फूड सोर्स इज स्टेनरी यानी ग्रास, और मोबाइल का मतलब होता है गतिशील, और स्टेशनरी का मतलब होता है अचल। तो ग्रास कैसा है, अचल है। सच एज डियर, हिरण जो चल है। वुड
allow for difference is how the food assess and the what nutrition apparatus used by the cow and loin। देखिए यहाँ पर काऊ और लॉइन दो जीवों के भोजन की बात की है। जैसे काऊ घास का यूज करेगी तो घास के पास भी गाय को जाना ही पड़ेगा, और जो एक लॉइन जो डियर का यूज कर रहा है तो उसको शिकार करने के लिए, डियर को हंट करने के लिए उसके पीछे उसको दौड़ना पड़ेगा। तो दोनों का जो सोर्स है वो अलग अलग है। देयर इज रेंज ऑफ स्ट्रेटजी बाई विच द फूड टेकन इज एंड यूज बाई ऑर्गेनिज्म, और अलग अलग रेंज के यानी स्ट्रेटजी होती है अलग अलग, उसके हिसाब से भोजन को लेते हैं और ये जीव प्राप्त करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म, कुछ जीव ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड, वो बाहर से भोजन को तोड़कर प्राप्त करते हैं द बॉडी एंड टेकन एब्जॉर्ब, और वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी बाहरी जो भोजन है वो बाहर से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूंगा फंगस की, जैसे अचार पर जो फफूंद लगती है ना, तो फफूंद क्या है, उसमें से जो अपना जो एनर्जी उसको वैसे ही एब्जॉर्ब कर लेता है। एग्जाम्पल आर फंगस लाइक ब्रेड, मॉल्ड्स, यीस्ट, मशरूम। ठीक है, एग्जाम्पल है फंगाई, फंगस कवक जो होती है फफूंद, एंड ब्रेड मॉल्ड्स, यीस्ट और मशरूम, ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फूड मटेरियल को आउटसाइड से ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अदर टेक होल मटेरियल आर ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडीज, और कुछ जीव संपूर्ण जीव को या भोजन को ही बॉडी के अंदर लेते हैं। व्हाट कैन बी टेकन, व्हाट कैन बी टेकन इन द ब्रेक डाउन डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन, और ये निर्भर करता है बॉडी के शेप पर, उस जीव की शेप पर कि उसका डिजाइन कैसा है, एंड फंक्शन, और उसके कार्य कैसे हैं। सम अदर ऑर्गेनिज्म, और कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें, डिराइव न्यूट्रिशन फॉर प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग देम, जो प्लांट और इनको बिना मारे भी वो इनका यूज करते हैं। दिस पैरासाइट न्यूट्रिवर स्ट्रेटेजी इज यूज बाय द वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कशकुला, कशकुला कहते हैं अमरवेल को। कुछ जीव ऐसे हैं जो किसी जीव को बिना मारे, उसका बिना यानी उसको बिना ऐसा कि उसको नष्ट किए बिना उससे भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे अमरबेल जो होती है किसी प्लांट पर यदि वो है, अमरबेल को कहते हैं कशकुटा, कशकुटा, यदि इसको डाल दें तो ये क्या, इसकी जड़ वगैरह नहीं होती, लेकिन जिस पर इसको डाल देते हैं उस पर डिपेंड होता है, उससे ये भोजन को एब्जॉर्ब करता है। टिक्स, लाइस, लाइस मतलब जू, जो जुआ होती है, जुआ, चाहे वो आपने बकरी में देखो कलीले, भैंस में देखे होंगे, या मनुष्य के सिर में भी जू पड़ जाती है लाइस, तो वो भी क्या है, एक तरह से पैरासाइट के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, लीचेज, लीचेज कहते हैं जौ को, एंड टैप वर्म, टैप वर्म मतलब फीताकृमि, हमारी आंत में भी ऐसे पाए जाते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो आंत में भी पाए जाते हैं, वो भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको स्टोमेटा एंड एक्सपेरिमेंट कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस इसकी बात की, देन हेट्रोट्रॉपिक इसकी भी बात की। अब इसमें से बेटा ज़्यादा ऐसा हेट्रोट्रॉपिक क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है ऑटोट्रॉपिक में से, फोटोसिंथेसिस में से, स्टोमेटा में से, फिर भी इसका नॉलेज आपको थोड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप टॉपिक डालेंगे हेट्रोट्रॉपिक, और इसको आप थोड़ा पढ़ के और अपनी लैंग्वेज में सेट करना, और दो इसके एग्जाम्पल ले लेना, काऊ और लोइन का, कि एक कॉर्निवोरस है, एक हर्बिसियस है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूंगा मैं, ह्यूमन न्यूट्रिशन या ह्यूमन डाइजेशन। थैंक यू।